हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग क्लास 6 में समझेंगे 8 अंकों वाली संख्या को। फिर क्लास 7 में जानेंगे भिन्न का गुणन के बारे में। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। उसके बाद क्लास 8 की कक्षा में हम लोग शामिल होंगे सामाजिक विज्ञान की क्लास में और समझेंगे संविधान भाग 1 चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। सात और 8 अंक वाली बड़ी संख्याएं हमें कई जगहों पर उपयोगी सिद्ध होती है, जैसे किसी शहर की जनसंख्या व्यक्त करने के लिए या किसी देश का कुल भूभाग व्यक्त करने के लिए या फिर बैंकों से लेन देन का व्यवहार व्यक्त करने के लिए इत्यादि। हमने 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए एक मजेदार पैटर्न बनाया था। अब आइए इनसे बड़ी संख्याओं को सीखने की शुरुआत इसी पैटर्न को बढ़ाते हुए करें। अगर हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ 1 मिलाएं तो हमें प्राप्त होगी 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 लाख। और इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ाकर 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ भी प्राप्त की जा सकती है। 6 अंकों तक की संख्याओं को सीखते हुए हमने कुछ सूचकों का प्रयोग किया था। अगर इसमें एक और अंक बढ़ाएं तो हमें 7 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह एक और अंक बढ़ाने से हमें 8 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। इन अंकों के लिए अब हमें 10 लाखों यानी 10 lakhs और करोड़ों यानी करोड़्स के सूचकों की भी जरूरत होगी। स्थान पर निर्भर अंक के मान को स्थानीय मान कहा जाता है, यह आपको ज्ञात होगा। क्या आप इस 3 का स्थानीय मान पता कर सकते हैं? विचार करें। करोड़ के स्थान पर होने के कारण 3 का स्थानीय मान होगा 3 करोड़, 2 का स्थानीय मान होगा 20 लाख। इसी प्रकार बाकी अंकों का स्थानीय मान इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस समझ से हम संख्या का संख्या नाम लिख सकते हैं 3,27,56,423। इसी प्रकार संख्या का प्रसारित रूप इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस रूप से हम यह पता कर सकते हैं कि इस संख्या में 3 1 करोड़ के समूह है, 2 10 लाख के समूह है, इसी प्रकार 7 1 लाख के, 5 10,000 के, 6 1000 के, 4 100 के, 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं। कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यह कौन सी संक्रिया पहले करें, यह उलझन जरूर उत्पन्न हो सकती है। इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए, यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोष्ठक में व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं के संख्यांक और सांख्यिक नाम, अंकों का स्थानीय मान और प्रसारित रूप। अगली वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण।
दी हुई संख्या के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम देकर इसका संख्या नाम ज्ञात करें। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 2 अंक बाद लाखों को प्रदर्शित करने के लिए और फिर 2 अंक बाद करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 2,43,56,655। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम दाएं से 3 अंक बाद हजारों को प्रदर्शित करने के लिए, फिर 3 अंक बाद मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में संख्या नाम होगा 24,356,655। आज हमने देखा 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं और साधारण गलतियों को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। क्या 1 मिलियन और 1 लाख समान है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि 1 मिलियन और 1 लाख समान ही होते हैं। यह एक गलत समझ है। इसे दूर करने के लिए अंकों में व्यक्त करें। 1 मिलियन इस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं। मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रयोग होता है। आइए इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में व्यक्त करें। ऐसा करने पर हमें 10 लाख संख्या प्राप्त होगी, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है, न कि 1 लाख के। ऐसी उलझन को दूर करने के लिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को अच्छे से समझना जरूरी होता है। 2 संख्याओं को जोड़ते या घटाते समय कई बार उचित स्थानों पर नहीं लिखा जाता। इससे हल गलत बनता है। अंकों को उनके स्तंभों में रखकर समान स्थानीय मान वाले अंकों पर ही संक्रिया की जाती है और इससे जवाब सही प्राप्त होता है। कई बार गुणा करते समय स्थानीय मानों के लिए रखे जाने वाले शून्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी गलतियां स्थानीय मान को न समझने के कारण उत्पन्न होती है। इस वीडियो में आज हमने देखी 8 अंकों तक की संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां। तारा सुपर हीरो। तारा, तुम्हें सुपर हीरोज बहुत पसंद है ना? पापा, सुपर हीरोज मेरे फेवरेट हैं। सुपरमैन, पावर गर्ल, स्पाइडरमैन, क्योंकि वो दुनिया को बुरे लोगों से बचाते हैं ना। ये सब तो कॉमिक्स कहानियों के नकली सुपर हीरोज है तारा। असली सुपर हीरोज तो हमारे आसपास ही हैं। आसपास? कहाँ है पापा? इन असली सुपर हीरो से हम मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं तारा। मैं सुनाता हूँ इन सचमुच के सुपर हीरोज की कहानी। चलो अपने कहानी कॉर्नर। चलो। वाह, कहानी कॉर्नर। इन असली सुपर हीरोज का नाम क्या है? कोरोना योद्धा। वाव! और इसमें विलन कौन है? इसका विलन है कोरोना। कोरोना कोरोना। तो सुनाओ ना कहानी अपा। तो पहली कहानी सुनने के लिए चलते हैं आगरा। ये कहानी है डॉक्टर पीयूष जैन की। पर आगरा में हुआ क्या था अपा? कोरोना ने आगरा पर भी हमला बोल दिया था तारा। तो फिर पीयूष अंकल ने क्या किया? उन्होंने बिना आराम के लगातार कई दिनों तक सुबह से रात तक काम किया तारा, ताकि लोग कोरोना से बच सके। और पता है फिर क्या हुआ? क्या अपा? लगातार बिना ठीक से खाए सोए काम करने की वजह से वो पड़ गए बीमार। ओह नो! ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ तारा, बहुत बुरा हुआ। उन्हें मालूम है कि इससे उनकी जान को भी खतरा है।
कोरोना उन पर भी हमला बोल सकता है, पर उन्होंने आगरा में कोरोना से जंग नहीं छोड़ी। डॉक्टर पीयूष जैन को ताला का सैल्यूट। अब चलते हैं आगरा से गौतम बुद्ध नगर। चलो अब्बा। यहाँ मिलते हैं दूसरे कोरोना योद्धा से, मिसेस वर्तिका गुप्ता। उन्होंने क्या किया अब्बा? 2 महीने से लगातार सोते जागते 24 घंटे वर्तिका जी कोरोना से प्रभावित लोगों का पता लगाने में लगी हैं। ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। वही तो तारा, मुश्किल और भी बढ़ जाती है जब लोग सही जानकारी नहीं देते हैं। वर्तिका जी की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक 6 साल की और दूसरी 2 साल की। वो तो बहुत छोटी है अब्बा, उन्हें तो अपनी मम्मी की बहुत जरूरत है। हाँ तारा, पर कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए वर्तिका जी की ज्यादा जरूरत है। ठीक से ना सोकर, अपने ही बच्चों के पास ना रहकर वो ये सब करती है, क्योंकि वो हमारी सचमुच की सुपर हीरो है और उन्होंने ठान लिया है कि कोरोना को भगाना है। वर्तिका जी को भी ताला का सैल्यूट। अब मैं तुमको मिस्टर आर के दीक्षित से मिलवाने फिर से आगरा लेकर चलता हूँ। चलो अब्बा। यस। अब उनके बारे में बताइए अब्बा। तो सुनो तारा, जैसे ही ऐसी किसी जगह या घर का पता चलता है जहां कोरोना संक्रमित लोग रहते हैं, तो ये फौरन वहां पहुंच जाते हैं अपनी सैनिटाइजेशन टीम के साथ। और फिर तो कोरोना की खैर नहीं, उस घर के साथ साथ आसपास की जगह और घरों को भी सैनिटाइज करते हैं और दवा का छिड़काव करते हैं। इससे कोरोना दूसरे घरों तक नहीं पहुंच पाता और वहीं रुक जाता है। अभी तो सब लोग अपने घर के अंदर है कोरोना वायरस से बचने के लिए, और ये अंकल अपनी सेना के साथ सामने से जाकर उस पर हमला करते हैं। कोरोना तो इनके दर से भाग भी नहीं पाएगा, वहीं मर जाएगा। दीक्षित अंकल को भी ताला का सैल्यूट। अब्बा, तो ये सब करने के लिए क्या कोरोना योद्धा के पास कोई जादू की छड़ी है? जादू की छड़ी नहीं, इनके पास है हिम्मत, जोश और दूसरों का जीवन अच्छा बनाने का जज्बा। तो क्या यही 3 कोरोना योद्धा है? नहीं तारा, ये योद्धा हर शहर में, हर गली में, हर गांव में तुम्हें मिलेंगे, जो कई मुश्किलों के बावजूद बिना थके कोरोना को हराने में जुटे हुए हैं। इन सारे कोरोना योद्धा को पूरे देश की तरफ से थैंक यू। जब है इतने सारे योद्धा, तो कोरोना की हार तो पक्की है। हाँ, धो डालेंगे हमारे योद्धा कोरोना को। आज हम सीखेंगे भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग। निशा बहुत अच्छी चाय बनाती है। वह प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी का उपयोग करती है। जरा सोचिए, अगर उसे 5 कप चाय बनानी होगी तो उसे कितनी चीनी की जरूरत होगी? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसी स्थितियों में हमें भिन्नों का गुणन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न का गुणन करना है। तो आइए सीखे पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणन कैसे किया जाता है। निशा प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी का उपयोग करती है। यह एक भिन्न है। इसमें अंश 2 हर 3 से छोटा है। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है एक उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। हमें पता करना है कि प्रत्येक कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी के हिसाब से 5 कप चाय के लिए कितनी चीनी लगेगी। हम कह सकते हैं कि 1 कप चाय के लिए 2/3 चम्मच चीनी लगती है। इसलिए 5 कप चाय के लिए 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 इतनी चीनी आवश्यक होगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2/3 को 5 बार जोड़ा गया है, इसलिए इसे हम गुणन 5 गुना 2/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से 5 गुना 2/3 बराबर 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3 धन 2/3
अब यहाँ देखिए, इन सभी भिन्नों का हर बराबर है। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर हो समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जरा सोचिए, अगर भिन्नों का हर बराबर ना हो तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं? सोचिए सोचिए। सही सोचा, ऐसे भिन्न असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। यहाँ हम समान भिन्नों का योग कर रहे हैं। समान भिन्नों का योग करने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। इस प्रकार 5 बार 2/3 जोड़ने पर हमें योग प्राप्त होगा 10/3। इसलिए 5 गुना 2/3 के गुणन का परिणाम है 10/3, जिसका मतलब है कि निशा को 5 कप चाय बनाने के लिए 10/3 चम्मच चीनी लगेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या और भिन्न का गुणन करते समय हम पूर्ण संख्या को अंश से गुना करते हैं और हर वैसा का वैसा रखते हैं। यहाँ भिन्न का अंश 10 हर 3 से बड़ा है। ऐसी भिन्न एक विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। 10/3 में 3 पूर्ण है और 1/3 पूर्ण का भाग है। इसलिए 10/3 को हम 3 और 1/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी भिन्न जिसे एक पूर्ण और उचित भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है एक मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जरा सोचिए, अगर हमें किसी मिश्रित भिन्न को पूर्ण संख्या से गुणा करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए पहले हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे और फिर इसके अंश को पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे। भिन्न प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में भी प्रयोग की जाती है। आइए इसे समझे। यहाँ 6 केले हैं। क्या आप बता सकते हैं इन 6 केलों का 2/3 भाग क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पहले हमें 6 केलों के 3 समूह बनाने होंगे और इनमें से 2 समूहों को लेना होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6 केलों का 2/3 भाग होता है 4 केले। इसी को हम गुणन के रूप में भी व्यक्त करते हैं। 6 केलों का 2/3 भाग बराबर 2/3 गुना 6। इसे हल करने का एक तरीका है कि पहले हम अंश 2 को 6 से गुना कर सकते हैं और फिर प्राप्त परिणाम 12 को हर 3 से विभाजित करते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होता है 4। या इसे हल करने के लिए पहले हम 6 को हर 3 से विभाजित करते हैं, फिर इसके परिणाम 2 को अंश 2 से गुणा करते हैं। इससे भी परिणाम प्राप्त होता है 4। इस प्रकार भिन्न का प्रयोग प्रचालक का के रूप में होता है। आज हमने सीखा भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग। अगले वीडियो में सीखेंगे 2 भिन्नों का गुणन। आज हम सीखेंगे भिन्नों का गुणन। हमने भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन सीखा और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग सीखा। इस आधार पर अब हम सीखेंगे 2 भिन्नों का गुणन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है कि 4/5 का 1/2 भाग कितना होगा। आइए इसे पता करें। यहाँ भिन्न 4/5 व्यक्त करती है एक पूर्ण के 5 बराबर भागों में से 4 भाग। इनका 1/2 भाग पता करने के लिए हम इन छायांकित 4 भागों के 2 समूह बनाएंगे और इनमें से एक समूह को लेंगे। यह समूह 4/5 के 1/2 भाग को निरूपित करता है। अगर हम देखें तो यह भाग पूर्ण के सभी 5 भागों में से 2 भागों से बना है, जिसे 2/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 का 1/2 भाग बराबर है 2/5 के। हम इसे 1/2 गुना 4/5 के गुणन से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक वर्ग के 5 भागों में से 4 भागों को छायांकित कर भिन्न 4/5 को निरूपित किया है, इसी प्रकार हम 1/2 को इस प्रकार निरूपित करेंगे। अगर हम इन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं तो दोनों का उभयनिष्ठ छायांकित भाग इनके गुणन का परिणाम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुल 10 भाग है, जिनमें से 4 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इसलिए यह भाग पूर्ण वर्ग की 4 दशांश भिन्न है। अगर हम इन 10 बराबर भागों को 5 बराबर भागों में रूपांतरण करें तो अब यहाँ 5 बराबर भागों में से
2 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है, इसलिए हम 4 दशांश को 2 पंचमांश लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 आधा गुना 4 पंचमांश बराबर है 2 पंचमांश के, या 4 पंचमांश का 1 आधा भाग बराबर 2 पंचमांश है। गणित में 2 भिन्नों को गुणा करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 4 पंचमांश गुणा 1 आधा बराबर 4 गुणा 1 बटे 5 गुणा 2 बराबर 4 दशांश बराबर, जिसे हम 2 पंचमांश भी लिख सकते हैं। इसलिए जब भी भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग हो तो हमें गुणन की संक्रिया करनी चाहिए। आज हमने सीखा भिन्नों का गुणन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसकी समझ और अच्छे से बनाएंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ उदाहरण। मीना 9 दशांश मीटर रिबन का 2/3 भाग काट लेती है, तो उसके द्वारा ली गई रिबन कितनी लंबी है? मीना ने कितनी लंबी रिबन ली है, यह पता करने के लिए हमें 9 दशांश मीटर का 2/3 भाग कितना होगा यह पता करना होगा। मान लीजिए यहाँ एक रिबन है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। अगर हम इसे 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इनमें से 9 भाग व्यक्त करेंगे 9 दशांश मीटर। हमें इसमें से 2/3 भाग प्राप्त करना है, इसलिए हम इन 9 भागों में से 3 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 2 भाग लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीना ने मीटर के कुल 10 भागों में से 6 भाग लिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा ली गई रिबन 6 दशांश मीटर लंबी है। इसे सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 पंचमांश मीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी को गणित में हम गुणन के उपयोग से हल करते हैं। जैसे यहाँ 9 दशांश मीटर रिबन का 2/3 भाग प्राप्त करने के लिए हम 2/3 गुना 9 दशांश करेंगे। यहाँ हम अंशों का और हरों का गुणन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 3 से 9 को विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार 10 को 2 से विभाजित किया जा सकता है। विभाजन करने पर हमें रिबन की लंबाई प्राप्त होगी 3 पंचमांश मीटर। अगला उदाहरण, एक बड़े बर्तन में 1 और 1/2 लीटर दूध रखा हुआ था। यदि हरीश इसमें से 1/4 भाग पीता है तो बताइए उसने कितना लीटर दूध पिया? हरीश ने 1 और 1/2 लीटर दूध का 1/4 भाग पिया, तो उसने कितना दूध पिया? यह 1/4 गुना 1 और 1/2 के गुणनफल से पता किया जा सकता है। इसे हल करने के लिए पहले हम मिश्रित भिन्न 1 और 1/2 को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हम हर 2 से पूर्ण 1 को गुणा करेंगे और अंश को परिणाम 2 में जोड़ेंगे। इससे हमें विषम भिन्न का अंश प्राप्त होगा 3। फिर हम हर 2 को वैसा का वैसा रखेंगे, इसलिए 1 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 3/2। अब आइए पता करते हैं 1/4 गुना 3/2 का गुणनफल क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि 2 भिन्नों का गुणन करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंश का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इस तरह से यहाँ हम अंश 1 और अंश 3 से गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश 3 प्राप्त होगा। फिर हम हर 4 को हर 2 से गुणा करेंगे, इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होगा 8। इस प्रकार 1/4 गुना 3/2 बराबर है 3/8 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरीश ने 3/8 लीटर दूध पिया। आज हमने देखे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। आज हम देखेंगे भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए चित्र के छायांकित भाग के गुणन के रूप में निरूपित करता है? कई बार बच्चे भिन्नों के गुणन को कैसे किया जाता है यह रटकर याद कर लेते हैं, वे इसे समझते हुए नहीं चलते। इस कारण दिए चित्र के छायांकित भाग को गुणन के रूप में गलत प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि प्रत्येक आयत यानी रेक्टेंगल में 4 छायांकित भाग है, इसलिए
3 आयत का छायांकित भाग 3 गुना 4 इस गुणन से पता किया जा सकता है। इसलिए वे जवाब देते हैं ऑप्शन 1, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यह 4/6 भाग 3 बार दोहराया गया है, इसलिए इसे गुणन के रूप में 3 गुना 4/6 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। अगर हम देखें तो यहाँ 3 पूर्ण का 4/6 भाग लिया गया है, इसलिए हम इसे 4/6 गुना 3 इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। मिथ्या धारणा 2। निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू खरीदे। इसमें से उसने 3/5 भाग की सब्जी बनाई। पता कीजिए उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई। यहाँ निशा ने 3/4 किलोग्राम आलू के 3/5 भाग का प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया है। उसने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई, यह पता करने के लिए हमें 3/4 किलोग्राम का 3/5 भाग कितना होता है, यह पता करना होगा। इसके लिए हमें 3/5 गुना 3/4 का गुणनफल ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम अंशों का गुना करते हैं। इससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होता है 9। इसी प्रकार हम हरों का गुना करते हैं। इससे हमें परिणाम का हर प्राप्त होता है 20। इसीलिए सही परिणाम है 9/20 किलोग्राम, यानी कि दिए सवाल का ऑप्शन 2 सही जवाब है। कुछ बच्चे दिए सवाल को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि निशा ने कितने किलोग्राम आलू की सब्जी बनाई। यह पता करने के लिए उन्हें 3/4 से 3/5 का व्यवकलन करना होगा। वे व्यवकलन का परिणाम प्राप्त करते हैं 3/20। दिए सवाल का यह एक गलत जवाब है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। अब आइए देखें भिन्नों के गुणन के संदर्भ में की जाने वाली कुछ साधारण गलतियाँ। जब बच्चों को किन्हीं 2 भिन्नों जैसे 2/3 और 3/4 का गुणनफल पता करने के लिए कहा जाता है, तो कुछ बच्चे पहले भिन्न के अंश का दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के अंश का पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं, फिर वे इन्हें जोड़ते हैं। यह गलत समझ है। सही समझ यह है कि परिणाम का अंश भिन्नों के अंशों का गुणनफल होता है और परिणाम का हर भिन्नों के हरों का गुणनफल होता है। इसलिए सही जवाब है 6/12, जिसे 1/2 इस सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी व्यक्त किया जा सकता है। कुछ बच्चे भिन्न का प्रचालक यानी ऑपरेटर का के रूप में प्रयोग गलत प्रकार से करते हैं। जैसे अगर उन्हें पूछा जाए कि 6 का 2/3 क्या होगा, तो वे 6 में से 2/3 को घटाने की कोशिश करते हैं। यह एक गलत समझ है। यह समझना जरूरी है कि जब भी हम प्रचालक का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है हमें गुणन करना होगा। जैसे यहाँ 2/3 गुना 6 करना होगा, जिसका परिणाम होगा 4। अगर गुणन में 2 भिन्नों का हर बराबर ना हो तो कुछ बच्चे इनका हर बराबर करने की भी कोशिश करते हैं। यह भी एक गलत समझ है। 2 भिन्नों का गुणन करने के लिए अंशों का गुणन और हरों का गुणन अलग अलग किया जाता है और परिणाम के अंश और हर के स्थान पर लिखा जाता है। आज हमने देखी भिन्नों के गुणन से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं और कुछ साधारण गलतियां। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को
मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। मैं नाहिदा प्रवीण। तो बच्चों, आज हम लोग विषय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में हम अध्याय 1 भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान क्या है और क्यों, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो बच्चों, आप लोग विद्यालय में और घर में खेलते तो ज़रूर होंगे। तो खेलने के कुछ ना कुछ नियम होंगे जिसके आधार पर आप खेल में हार और जीत होती होगी। जैसे क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे या छोटा मोटा जो घरेलू खेल है लुका छिपी ही खेलते होंगे। तो उसमें एक भाग क्या करते होंगे कि गिनते होंगे और दूसरे जो हैं वो छिपते होंगे। तो इसके भी कुछ नियम हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि खेलने के जब नियम हैं तो और सब चीज़ के तो बहुत नियम होंगे। हाँ बच्चों, सारी हमारी व्यवस्था के कोई ना कोई नियम होते हैं। तो बच्चों, आप कभी विद्यालय के बारे में सोचे हैं? आप भी सोचते होंगे कि मैडम विद्यालय के बारे में सोचने कह रही है, ये भी कोई सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये सोचने वाली बात है। आप सोचते होंगे कि हम विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ एक प्रधान अध्यापक होते हैं जो विद्यालय की देख रेख करते हैं और कुछ अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं जो कि अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। आपके हिसाब से तो आप सही सोचते होंगे, लेकिन इसके लिए भी कुछ कायदे कानून होते हैं। विद्यालय को चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जिससे विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। और वो कायदे कानून क्या हैं, वो नियम क्या है? जैसे आपके विद्यालय में बच्चे नामांकन के लिए आ रहे हैं, तो हर
वर्ग के नामांकन के लिए एक अलग अलग उम्र होती है, एक विशेष उम्र होता है। जैसे 1 क्लास में एडमिशन होना है तो उसकी उम्र क्या होगी, 6 वर्ष की होगी। अब 6ठी क्लास में एडमिशन होना है तो 5वीं क्लास के टीसी की आवश्यकता होगी, आधार नंबर की आवश्यकता होगी, अकाउंट की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप विद्यालय में नामांकन कराते हैं और विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ अलग अलग तरह के नियम और कानून होते हैं। तो ये नियम और कानून के साथ साथ हमारा क्या है कि विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक होते हैं जो कि पूरे विद्यालय को सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से चलाते हैं। कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं जो अलग अलग विषय को में विशेषीकृत होते हैं और वो अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं। और वर्ग मॉनिटर भी होते हैं जो शिक्षक की अनुपस्थिति में या कुछ और कार्य में वो पूरे क्लास की मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे। तो ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी नियम और कानून जो हमारा कोई नियम कानून है वो किसी नियम के अंतर्गत बनता है और उस नियम के अंतर्गत ही हम किसी भी संस्था को चलाते हैं। तो जैसे हमारे विद्यालय के जो नियम है वो हमारा क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत हम इसको काम करते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में हमारा क्या है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को हम विद्यालय जाने से नहीं रोक सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि 1 से 5वीं तक के जो कक्षा है उसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात 30:1 होना चाहिए। और तीसरा हमारा क्या है कि हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक विद्यालय होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ नियम है जिसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, विद्यालय चलता है। तो आप सोचिए कि ये विद्यालय को चलाने के लिए इतने सारे नियम और कानून की ज़रूरत होती है। तो हमको देश को चलाने के लिए क्या करना होगा, देश को चलाने के लिए भी बहुत सारे नियमों की आवश्यकता होगी। तो आप विद्यालय में अभी आइए, आप विद्यालय में किन किन नियमों का पालन करते हैं उसकी एक सूची तैयार कीजिए और आपके शिक्षक किन किन नियमों का पालन करते हैं उसकी एक सूची तैयार कीजिए। और तीसरा आप क्या कीजिए कि आपके प्रधान अध्यापक को विद्यालय चलाने में कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है ये सूची तैयार कीजिए। और ये सूची तैयार करके आप समझ गए होंगे कि जितनी साधारण बात हम विद्यालय को समझ रहे थे उतनी भी साधारण नहीं है। तो आप सोचिए एक विद्यालय को चलाने में जब इतने सारे नियम और इतनी सारी समस्या है तो हमारे देश को चलाने में कितने सारे नियम की आवश्यकता होगी। तो ये जो नियम है वो देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो मुझे भी मानने हैं, मुझे का मतलब हमारे पूरे देश की जनता को और हमारे द्वारा जो चयनित की गई सरकार है उसे भी मानने हैं। यानी सरकार और जनता दोनों को नियमों को मानना है और दोनों नियम को मानते हैं और अगर ये नियम नहीं मानेंगे तो हमारा देश अच्छे से नहीं चलेगा। तो इन नियमों का संग्रह जो है उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो आप कुछ तो समझे होंगे कि संविधान क्या है। तो ये सारे नियम जो कि जनता और सरकार मानती है उन नियमों का संग्रह क्या है, संविधान है। तो आप कुछ क्रियाकलाप भी कर लेंगे जो हमारे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है। इसमें जो जो मुख्य बातें हैं उसको आप एक चार्ट पेपर में लिखिएगा और चार्ट पेपर में लिखकर उसको अपने जो कक्षा है उसमें लगाइएगा। और लगाने के पहले और लिखने के पहले आप इंटरनेट से, अखबार से या अपने टीचर से इसके बारे में संपर्क करेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान एक लंबे समय से अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहे संघर्षों का परिणाम है और साथ साथ बहुत सारे अनुभवी, ज्ञानी, हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के सोच का भी परिणाम है।
और हमारा भारतीय संविधान जो है वो सिर्फ हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होगी और हमारी शासन व्यवस्था कैसी होगी इसकी बात नहीं बताता, बल्कि हमारे देश में किस प्रकार के समाज का निर्माण होना चाहिए और समाज में रह रहे लोगों के हितों की रक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, उनके आदर्शों की रक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, ये भी बताता है। तो हमारे देश में रह रहे लोगों के, हमारे समाज में रह रहे लोगों का अधिकार क्या क्या होगा और उनके कर्तव्य क्या क्या होंगे, और उस अधिकार का हनन नहीं हो, वो अधिकार का सही तरीके से उपयोग कर सके जिसमें सबका भला हो, इस तरह की न्याय व्यवस्था हमारा भारतीय संविधान बताता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक काल्पनिक नहरवाल इलाका की चर्चा करते हैं। तो एक इलाका है जिसका नाम है नहरवाल। तो वहाँ पे क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था है कि सभी लोग अच्छे से खुशी खुशी रह रहे हैं और आपस में कोई बहुत मतभेद भी नहीं है, और हर समय लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और कभी किसी में कोई मतभेद हो भी जाता है तो वो आपस में कोई प्रक्रिया है जिसके तहत उसका समाधान कर लेते हैं, और उसमें रह रहे लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है और उसका उचित पारिश्रमिक मिलता है। तो ये जो काल्पनिक इलाका है उसमें अगर आपको कहा जाएगा कि इसके अंतर्गत आप कानून बनाइए और ये कानून कैसे लागू होगा, कानून तो बन गया और ये कानून कैसे लागू होगा इसकी भी चर्चा कीजिए। और इसके ऊपर का जो इलाका है उसको देखते हुए हम आगे कुछ संवाद है उसकी चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो संवाद है उसकी हम बात करते हैं। तो हमारे समाज में क्या होता है कि सब लोग एक दूसरे को कोई ना कोई रूप से सेवा देते हैं और उसका पारिश्रमिक मिलता है। तो उसी तरह से एक रामू है जो कि अपनी मालिक के यहाँ कुछ कुछ काम करता है, उसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, और रामू की पत्नी उनके यहाँ बाई का काम करती है। तो एक दिन उनकी पत्नी, रामू की पत्नी, मालिक के यहाँ काम करने नहीं आई। तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी आज काम करने नहीं आई। तो रामू ने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो नहीं आई। तो मालिक कहते हैं कि तबीयत ख़राब है तो फिर मुन्नी को भेज देते, अपनी बेटी को, इतने सारे बर्तन रखे हैं ये कौन साफ़ करेगा। उस पर रामू कहता है कि वो सरला बहन के यहाँ पढ़ने के लिए गई है। तो मालिक कहता है कि पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक दिन नहीं पढ़ती तो क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता, जाओ उसे बुला कर लाओ। तो रामू हाफ्ता खाफ्ता जाता है और सरला बहन के यहाँ, लेकिन वापस बिना मुन्नी के आ जाता है, यानी अपनी बेटी के बगैर वो चला आता है। तो और कहता है कि सरला बहन ने कहा कि अगर तुम मुन्नी से काम करवाओगे किसी के घर तो हम उसकी रिपोर्ट कर देंगे। तो ये संवाद आप लोगों ने सुना। तो अब इस संवाद पे आप कुछ जवाब दीजिए कि मुन्नी को सरला बहन ने काम करने से क्यों रोका, काम पर जाने से क्यों रोका। और आप अपने बड़ों से चर्चा कीजिए कि इस तरह की घटना उन्होंने कभी देखी है। और इसके साथ साथ आप भी ये देखिए अपने आसपास कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे कहीं ऐसा काम करते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। इसको आप चर्चा कीजिएगा और इसको अपने आसपास देखिएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह एक छोटे से इलाके में काम करने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, तो उसी तरह हमारे देश में भी नियम और कानून होते हैं। तो ये देश के जो नियम हैं उसके लिए इस नियमों की पूर्ति कौन करता है, इस नियमों की पूर्ति हमारा संविधान करता है। ये हमारा संविधान इसको पूरा करने के लिए बना है। तो और ये संविधान में हमारे लिए क्या है, हमारे कुछ अधिकार है और कुछ कर्तव्य हैं, और ये अधिकार और कर्तव्य को हमें जिस तरह हम अपने अधिकार को मानते हैं उसी तरह से हम अपने कर्तव्य को भी मानना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे अधिकार का कहीं हनन नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ हमारे शासन व्यवस्था को नहीं देखता है, बल्कि हमारे समाज में रह रहे लोगों के आदर्शों को भी रक्षा करता है और उनके हितों की भी रक्षा करता है।
तो हमारा संविधान सरकार को जनहित में कार्य करने का दिशा निर्देश देता है। जनहित मतलब क्या है? लोगों के हित में काम करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना। तो लोगों की भलाई के लिए, वैसे लोगों की भलाई जो अभी हमारे समाज में थोड़े पिछड़े हुए हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, तो इन लोगों का भला करना। जैसे आप विद्यालय में देखते होंगे छात्रवृत्ति योजना लागू की जाती है, पोशाक योजना लागू की जाती है, गांव में देखते होंगे वृद्धावस्था योजना लागू की जाती है। तो इस प्रकार से सरकार का यह सहयोग रहता है कि किस प्रकार समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्ग को भी ऊपर उठाना। तो सिर्फ शासन व्यवस्था या नियम कानून का संग्रह हमारा संविधान नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ समाज के हर वर्गों को देखना और उसको ऊपर उठाना और उसको बराबरी का दर्जा देना भी इस संविधान का काम है। कुछ घटना यहाँ पे है, उस घटना को आप सुनेंगे और पढ़ेंगे और उसके बाद या शिक्षक से, अपने शिक्षिका से चर्चा करेंगे कि संविधान इसके लिए क्या मदद करता है या क्या मदद कर सकता है। जिसमें पहला हमारा है कि अगर किसी विवाहिता को दहेज के लिए जला दिया जाता है। दूसरा हमारा है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी चाय की दुकान पर काम करते हैं। तीसरा हमारा है बिना किसी कारण बताए किसी भी नागरिक को 24 घंटे तक पुलिस चौकी में बंद रखना। और चौथा हमारा क्या है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर जाने से मना करना। और पांचवा क्या है कि सरकार द्वारा किसानों की ज़मीन ले लेना और उसका उचित मुआवजा नहीं देना। तो ये 5 जो बात है उसकी चर्चा आप अपने शिक्षक शिक्षिका से कीजिएगा और संविधान इसमें क्या मदद करता है इसकी जानकारी लीजिएगा। आप अब संविधान के बारे में इतनी बात जान चुके हैं तो अब कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जैसे संविधान क्या है, उसके बुनियादी मूल्य क्या हैं। संविधान किसे कहते हैं, इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं: नियमों और कानून का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, उसे संविधान कहते हैं। तो यह क्या है? नियमों और कानून का संग्रह है और इसमें मानव का सर्वांगीण का अर्थ है कि सभी तरह का विकास होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सभी तरह का विकास। दूसरा हमारा प्रश्न है बुनियादी मूल्य किसे कहते हैं। तो बुनियादी मूल्य, पहला हमारा बुनियादी मूल्य क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। तीसरा है संसदीय एवं उत्तरदायी सरकार। चौथा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। तो बच्चों, आप लोगों को अब तक संविधान की समझ विकसित हो गई होगी। तो संविधान की समझ विकसित होने के बाद आप कुछ क्रियाकलाप कर लेते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप अपने क्षेत्र के आसपास जो स्वास्थ्य केंद्र होंगे वहाँ पे जाकर यह पता कीजिएगा कि सरकार द्वारा यहाँ कौन सी सुविधा मुहैया कराई गई है और इसकी सूची आप तैयार कीजिएगा। और दूसरा, आपके विद्यालय में सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलती है जो सरकार ने चलाई है, उसकी सूची तैयार कीजिएगा। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों
जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।